नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि कहां पर आए हुए हैं, बीएचयू के डिफरेंट कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एग्रीकल्चर एंड बीएससी नर्सिंग। तो हम लोग का सब्जेक्ट क्या है? हम लोग का सब्जेक्ट है फिजिक्स और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैट एंड कैपेसिटेंस, और उस पर ही हमारा 7वां लेक्चर है। इसके पहले हम लोग 6 वीडियो देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस 6 वीडियो को नहीं देखा है तो बीएचयू वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। वो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने वहां पर बीएचयू के सारे क्वेश्चंस को एकदम पूरा विजुअलाइजेशन के साथ में, बैकग्राउंड के साथ में, होल थ्योरी के साथ में मैंने कवर करने की कोशिश की है। बहुत ही ईजी वे में आपको बताने की कोशिश की है, जिससे आपके अंडरस्टैंडिंग, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, कुछ भी जो भी होती है, आपकी हर एक कैपेसिटी को बढ़ाने का वहाँ पर काम किया गया है। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा, नोट्स बना लिया होगा, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा। और जैसा कि आपको हर बार की तरह आपको पता है कि हम लोग का पैटर्न भी यही है, पहले बीएचयू के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद जेईई मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर लगभग आज हम लोग बीएचयू के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बीएचयू के हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैट के भी क्वेश्चन, कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, और आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा। वो बच्चे जो अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं वो भी आसानी से इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने हर एक चीज़ पूरा विद थ्योरी बताने का प्रयास किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग का पुनः एक बार वेलकम करता हूँ बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ थिक मेटल प्लेट इज सिग्मा, द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस इज। देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में शायद मैं अपने पहले या दूसरे लेक्चर में बता चुका हूं। एकदम डिटेल्स में मैंने चर्चा की थी, और उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी कराया था। बस यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उस टॉपिक का बस यहाँ पे डायरेक्टली मैं यूज़ करूँगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब क्या है, तो आपको जाके प्लेलिस्ट में से निकाल कर उस वीडियो को देखना पड़ेगा। और अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है, इट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि आपको तब ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमको दिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ थिक मेटल प्लेट इज सिग्मा, द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस इज। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, मान लेते हैं कि हमारा कोई एक ऐसे सिलेंडर टाइप का है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा कोई सिलेंडर है। आप कोई भी थिन मेटल प्लेट ले सकते हो, मैंने इसको लिया है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं। इसमें जब कुछ कहा नहीं है तो यू आर फ्री टू टेक एनी टाइप ऑफ शेप। ओके, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मान लेते हैं इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, एक बार ओवरव्यू जान लीजिए। इसको दिखाते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए। क्या होता है? क्यू अपॉन ए, क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपॉन एरिया। इसका मतलब होता है पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसके बारे में हमको कौन बताता है? सिग्मा बताता है, जिसको कहते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी। इतना पता चल गया। अच्छा, आपको एक बात पता है कि यहाँ पर ये थिन मेटल प्लेट है, ये क्या है? मेटल है। ये हमारा क्या है? मेटल है। अब देखो, अगर ये मेटल है तो इसमें दो चीजें होंगी। एक, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ कोई डाउट नहीं है, बट अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, अंदर इनसाइड द मेटल प्लेट। अब E बराबर जीरो क्यों होता है, इसके बारे में पूरा डेरिवेशन आपको बताया था। क्या होता है कि हमारा अंदर का जो पूरा नेट चार्ज होता है वो हमारा जीरो होता है। नेट चार्ज जीरो होने की वजह से क्या होता है, हमारा नेट चार्ज जीरो होने की वजह से हमारा फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आता है, वो जीरो हो जाता है। फोर्स हमारा जीरो होता है तो कूलॉम्स लॉ से हम लोग लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जीरो होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता होती है, परमिटिविटी या फ्री स्पेस। उसके बाद क्या होता है? एप्सिलॉन आर बराबर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर क्या होता है, आपको बताया था मैं कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरा वहाँ पे डिटेल्स में आपको बताया हूँ। और ये हमारा क्या होता है? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन, ये जीरो जाता है और जीरो से डिवाइड करने पे इनफाइनाइट आता है। ये तो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हुई। ये कि अगर हमारा ये जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो क्यों होता है? क्योंकि हमारा नेट फोर्स जीरो होता है यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई? या आप यहाँ से एक बात समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। देखो, अगर हमारा फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब फोर्स वहाँ पे जीरो
होगा ही होगा। अगर आप बीएचयू में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब श्योर है कि बिना कहे ये अंडरस्टूड है कि आप एंट्रेंस एग्जाम के ही थ्रू आए हुए हैं बीएचयू में। ओके, अब देखो यहां से भी आप जान सकते हो, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है। हमने कहा था कि इसको देखो ये क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ से हमने ये क्या है, ये मैंने आपसे बताया था, इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये हमारा क्या होता है, ये गॉस बोला जाता है, कहीं कहीं किताबों में लिखा होता है कि ये गॉस लॉ है, बट ये गॉस लॉ नहीं है, ये मैक्सवेल ने इक्वेशन दिया था इसको मॉडिफाई करके। अब Q हमारा जीरो है तो ये जीरो हो गया, तो हमारा अंदर हमारा क्या होता है, E जीरो होता है। खैर, तो हमारा ये E है, E होगा तो हम पहले फाई निकाल लेते हैं कि फाई E कितना होगा। आपको पता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A, तो E A कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा E A कॉस जीरो बराबर में E A कॉस जीरो। क्यों हुआ, क्योंकि एरिया वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल होने की वजह से बीच का एंगल जीरो हो जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अब इसको आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। अब एक बात बताओ, फ्रॉम गॉस थ्योरम आप क्या लिख सकते हो, गॉस थ्योरम से आप लोग लिख सकते हो फाई E इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। इक्वेशन सेकंड में क्या था, फाई E की वैल्यू E इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बात आपसे बताऊं, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यूज होता है तो आप यहाँ पे K बना लेना, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। K हमारा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हिंदी में कहते हैं डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, ये रिलेटिव परमिबिलिटी भी होती है, इसको कहते हैं रिलेटिव, इंग्लिश में रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या होता है, सापेक्ष वैद्युतशीलता। क्या होती है, सापेक्ष वैद्युतशीलता। इतनी बात समझ में आएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हिंदी शायद मुझे नहीं पता क्या होती है, बट ये आप इसका फील लेना कि जो हमारा रिलेटिव परमिबिलिटी होता है एप्सिलॉन R होता है, तो यही इसके बराबर होता है रिलेटिव परमिटिविटी होती है, परमिबिलिटी नहीं होती है, वो तो चुंबकशीलता होती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमारा एप्सिलॉन R होता है, परमिटिविटी मतलब होता है वैद्युतशीलता, तो ये क्या होता है, सापेक्ष वैद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, समझ में आ गया कि हमारा रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। चलो आगे चलते हैं, ये चलो K को लेकर चलते हैं। अभी आपको बताता हूँ K फिर हटा देंगे हम लोग। अच्छा, मैं आपको बताया हूँ सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। बस इस वैल्यू को ले जाके यहाँ पे पुट करो, तो E A इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। A से A कट गया और E इज इक्वल टू बचा सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। फॉर फ्री स्पेस, अब आप एक चीज़ लिखो यहाँ पे, ये आपको शायद पता भी होगा, फॉर फ्री स्पेस K इज इक्वल टू 1, सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको पता हुआ क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको डायरेक्ट आप रट लेना कि कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाकी इसमें से हमारा कुछ सही नहीं है। तो आपको समझ में आ गया, फील आया आपको, इतनी बार करा चुका हूं, जो वीडियो कंटिन्यूटी से बना के देख रहे होंगे वो उनको पूरा एकदम बढ़िया समझ में आ चुका होगा। चलिए लेट्स मूव। अब हम लोग देखते हैं हमारे प्यारा सा क्वेश्चन अगला हमारा कौन सा है, विच आर द फॉलोइंग ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर विल स्टोर मिनिमम एनर्जी फॉर द सेम वोल्टेज बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये कह रहा है कि आप हमको ये बताओ, हमारे पास 3 संधारित्र हैं, 3 कैपेसिटर हैं हमारे पास। चलो इतनी बात तो समझ में आ रही है कि हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर विल स्टोर मिनिमम एनर्जी। तो ये बताओ ऐसा इस चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन है, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें C जो हमारा होगा सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा। ये क्या कह रहा है, स्टोर मिनिमम एनर्जी फॉर द सेम वोल्टेज बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन। अच्छा एक बार बताओ, एनर्जी कितनी होती है, हाफ CV² होती है। क्या होती है, हाफ CV²। ये कह रहा है कि V सबके लिए सेम है। क्या कह रहा है, V सबके लिए सेम है। ये देखो लिखा है सेम वोल्टेज, इसका मतलब हमारा V कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब हमारा U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया C के। इसका मतलब जिसका C नेट, आप यहाँ पे लिख लो C नेट, जिसका C नेट ज्यादा मतलब पूरा
ओवरऑल जिसका तुल्यांकी संधारित्र मतलब जो निकालते हो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो निकालते हो आप कैपेसिटर की, वो ज़्यादा, उसके लिए हमारी एनर्जी ज़्यादा हो, जिसके लिए कम उसके लिए हमारी एनर्जी कम हो गई, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती का यहाँ पे साइन लगा हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि सबसे ज़्यादा किस में आएगा और सबसे कम किस में आएगा। अब आप एक बात बताओ, सबसे अगर हम लोग उठा ले पहले सी ऑप्शन, ऑल थ्री इन सीरीज, तो सोचो हम लोग, अच्छा चलो पहले ऑप्शन चलते हैं, टू इन सीरीज, अगर दो सीरीज में है। और एक बात और, ये कैसे है, आइडेंटिकल कैपेसिटर है, मतलब सी सभी का होगा। तो अगर हमारे क्या है, टू इन सीरीज एंड वन इन पैरेलल टू देम, तो अब एक बात बताओ, जो हमारा इसमें सीरीज में होगा सी एस क्या निकल के आएगा, सी इंटू सी अपॉन सी प्लस सी इज इक्वस टू, बताओ क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन में सी, तो टू सी, तो ये कट गया, तो ये हो गया हमारा सी बाई टू। उसके बाद सी नेट हमारा क्या निकलेगा, सी बाई टू प्लस में सी, क्योंकि उसके साथ एक पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो हमको क्या मिल गया, टू सी, और यहाँ गया थ्री सी बाई टू। ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया। अभी हम सब निकाल के देख लेते हैं, फिर हम देख लेंगे क्या हमारा कौन सा हमारा कम है और कौन सा हमारा ज़्यादा है। अब देखो, टू इन पैरेलल एंड वन इज सीरीज टू देम, तो अगर दो पैरेलल में है तो आप सी पी अगर निकालोगे तो उनका कितना हो जाएगा, टू सी, सी प्लस सी टू सी हो जाएगा। अब आप सी नेट निकाल लो, तो जैसे ही आप सी नेट निकालोगे तो आपको मिलेगा वन अपॉन टू सी प्लस में वन अपॉन सी, तो हमको मिलेगा वन अपॉन टू सी प्लस में वन अपॉन सी। तो फाइनली कितना मिल जाएगा आपको, या आप ऐसे डायरेक्ट लिख लो, टू सी इंटू सी, उसके बाद टू सी प्लस में सी, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, टू सी का स्क्वायर और टू सी प्लस सी थ्री सी हो जाएगा। यहाँ से आपको मिला टू सी बाई थ्री। ये आपको बात समझ में आ गई, ये हमारे सेकंड वाले का नेट हो गया। अब हम थर्ड निकालते हैं। थर्ड कह रहा है ऑल थ्री इन सीरीज, अगर तीनों सीरीज में हैं तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन सी इज इक्वल टू वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी, तो कितना हो जाएगा, सी नेट आप निकाल रहे हो, तो सी नेट आपका फाइनली हो जाएगा थ्री बाई सी हो जाएगा, उसको पलट दोगे तो सी बाई थ्री हो जाएगा। और हमारा जो फोर्थ है, अगर कह रहा है ऑल थ्री इन पैरेलल, ऑल थ्री इन पैरेलल, जैसे ही पैरेलल करोगे तो सी नेट हमारा थ्री सी आ जाएगा। अब देखो सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी है, सबसे मिनिमम वैल्यू इसमें आपको किसकी दिख रही है, पहले की सेकंड की थर्ड की फोर्थ की, बताइए। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ना समझ पाओ तो पॉइंट में चेंज कर लो, 1.5c, इसको क्या करोगे, इसको आप दिखोगे कि पॉइंट में 6 7 लिख सकते हो, पॉइंट में 6 7 सी, इसको क्या ले सकते हो, सी बाई थ्री है तो पॉइंट में 3 3 लिख सकते हो, इसको क्या ले सकते हो, पॉइंट में 3 3 सी, और ये तो 3 सी है ही। अब हमको देखो सबसे कम वैल्यू मुझे लग रहा है इसमें मिल रहा है, जब हमारा सीरीज में है, टोटल सीरीज में है, तब सी नेट इज इक्वल टू पॉइंट में 3 3, पॉइंट में 6 7, 1 पॉइंट सी और ये 3 सी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा, जिसका सी कम उसके लिए यू कम, क्योंकि पूछ क्या रहा है, मिनिमम एनर्जी कौन स्टोर करेगा, तो मिनिमम एनर्जी भाई वही स्टोर करेगा जिसके लिए सी नेट सबसे कम होगा, और सी नेट सबसे कम किसके लिए हो रहा है यहाँ पर, तीसरे ऑप्शन के लिए, तो हमारा हो जाएगा ऑल थ्री इन सीरीज। अगर पूछता कि सबसे ज्यादा कौन करेगा तब हमारा फोर्थ वाला सही होता, ऑल थ्री इन पैरेलल, क्योंकि सबसे ज्यादा कैपेसिटी इसकी ही है, तो सबसे ज्यादा जिसकी कैपेसिटी, सबसे ज्यादा कैपेसिटी पढ़ने की, वही अपन अभी में सिलेक्शन ले लेगा। ओके, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो क्या आपको ये पूरी बात समझ में आ गई कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखने में बड़ा है आप कोर्स, लेकिन आप 1 बाई 1 करके उसको ब्रेक करते जाओगे। ओके, तो ऑफ कोर्स यू विल फाइंड योर आंसर। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ये जरूर बताया हूँ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जरूरी नहीं कि पैरेलल प्लेट दोनों पैरेलल ही हो, उनका मतलब होता है शेप में सेम इस टाइप के होने चाहिए कि वो अपना शेप में सेम रहे, डायमेंशन टाइप सेम रहे, नहीं कि एकदम आपस में पैरेलल ही हो, और एक छोटा सा है एक बड़ा सा है, एक ऐसे है ऐसे है ऐसे है, एक क्या है पैरेलल प्लेट से नहीं, ये तो नहीं है, ऐसे है, मतलब साइज सेम, ये सब होना चाहिए। खैर ये सब आप पढ़े हुए हैं। तो ये कह रहा है कि उसके पास में 15 माइक्रोफैरड का उसके पास कैपेसिटी है, उस कैपेसिटर के पास में, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 6 mm, 6 मिलीमीटर है। अच्छा, और उसके बाद क्या कहता है, कॉपर प्लेट उठाते हैं, कॉपर प्लेट, और कॉपर प्लेट को उन दोनों प्लेट्स के बीच में ले जाके ऐसे रख दिया टिक से। उसके बाद कह रहा है अब बताओ कि नाउ द कैपेसिटेंस विल बी, अब उसका कैपेसिटेंस वैल्यू कितना होगा। ओके,
अब देखो आपको एक फार्मूला पता, अच्छा ये कहा क्या रहा है पहले बता देता हूँ। ऐसे देखो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना। उसके बाद में इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 mm है। कितना है? 6 mm है। अगर 6 mm है, उसके बाद क्या कह रहा है, कॉपर प्लेट जो 3 mm का है, कॉपर प्लेट जो 3 mm का है उसको लाके यहाँ पे इसे रख दिया जाता है धूप से ऐसे, और ये कितना का है? 3 mm का है। ओके, बात समझ गए? तो 6 mm का ये है और ये लाके हम लोग रख दिए। इसको रखने का मतलब कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका होगा अलग, कुछ रिड्यूस कर देगा या कुछ बढ़ा देगा, जो भी होगा अभी देखा जाएगा। तो कितना होगा? 2 प्लेट सिमेट्रिकली, नाउ द कैपेसिटेंस विल बी। अब एक बात बताओ, जब हमारा ये प्लेट नहीं था तब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? मान लेते हैं जब हमारे फार्मूला, जब ये हमारा कॉपर प्लेट इन दोनों कैपेसिटर के बीच में नहीं रखा गया था, इन दैट कंडीशन वी हैव सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये तो होता है फार्मूला, बट हम लोग क्या करेंगे, के एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ऐसा क्यों लिखेंगे सर? ऐसा इसलिए लिखेंगे हम लोग क्योंकि हमारे पास के की वैल्यू उसमें 1 थी, क्योंकि वो फ्री स्पेस में था, वैक्यूम में टाइप। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। सेकंड इक्वेशन क्या होगा? जब इसको हम लोग रख दिए तो सेकंड इक्वेशन आप लोग जान लो कि अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में टी मोटाई का अगर हम लोग कोई डाया इलेक्ट्रिक ला के कोई चीज रखते हैं उसमें, जैसे कॉपर टाइप का जैसे इसमें रखा गया है, तब हमारा जो सी का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन के। ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के हमारा क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अच्छा, डी माइनस टी हमारा क्या है? आप टी मोटाई का ला के रखते हो यहाँ पे, और डी क्या है? इसकी पूरे सेपरेशन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है। ये हमारा क्या है? ये हमारा डी है, और ये हमारा क्या है? टी है। अब एक बात बताओ, आप बीच में रखे क्या हो? एक बात बताओ आपको, आप बीच में रखे क्या हो? बताइए। बीच में आप रखे हो कॉपर। पहला हमारा जो सी आया है, पहला C1 मान लेते हैं। सो हमारा आया है एप्सिलॉन ए अपॉन में डी, इक्वेशन फर्स्ट। और जो हम मान लेते हैं C2 वो आ रहा है एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस में टी और प्लस में टी बाई के, और ये सेकंड। जो इंसर्ट किया गया है, सिंस कॉपर इज अ मेटल, और मैं आपको पहले ही वीडियो में बताया हूं कि किसी भी मेटल का डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। किसी भी, अभी मैं पहले बता रहा था, अभी पहले क्वेश्चंस में भी बता रहा था आपको, अगर शायद आपको याद हो तो मैं आपको पहले भी क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत इसका फील दिया था कि कैसा होता है। हाँ ठीक है, मैं क्या बताया था आपको? क्या होता है? के इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये जीरो होता है किसी भी मेटल के लिए, तो एप्सिलॉन एम अपॉन जीरो रखते हैं तो ये हमारा इनफाइनाइट आता है। अब सुनो, इक्वेशन 2 में के की वैल्यू क्या रखो? इनफाइनाइट रखो। तो क्या मिलेगा? C2 इज इक्वल टू मिलेगा आपको एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस में टी और प्लस में, और टी इनफाइनाइट से डिवाइड करने पे क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस में टी, इक्वेशन 2। डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 और फर्स्ट में आपस में, किसी को किसी से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया? C1 अपॉन C2 कर दिया, और C1 अपॉन C2 करोगे तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ये ऊपर गया कट डी माइनस टी, ये हो जाएगा डी माइनस टी और ये हो जाएगा डी। बात समझ में आ रही है? C1 हमारा कितना था? 15 माइक्रोफैरड। कितना था? 15 माइक्रोफैरड। और C2 हमको निकालना था, और D हमारा 6 mm था, और T मोटाई मतलब 3 mm का लाके उसमें इंसर्ट किया गया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसके बाद D हमारा कितना था? 6 mm का। अब देखो, ये हमारा 15 माइक्रोफैरड, ये हमारा C2, और ये हमारा क्या हो गया? ये 6 माइनस 3 और अपॉन 6 1/2 mm में। अब क्या आएगा बताओ? सॉरी कैंसिल हो जाएगा ना, सॉरी 1/2 हो जाएगा। तो C2 इज इक्वल टू 30 माइक्रोफैरड। क्या आपको बात समझ में आई? ये हमारा रहा आंसर। क्या हुआ एक्चुअल में हुआ क्या? सबसे पहले हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो मतलब दो कैपेसिटर है ही, ऐसा थोड़ी अकेले खड़ा होकर अगर हम पैरेलल हैं, ऐसे तो होगा नहीं। तो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। उसके बाद मैंने क्या कहा, उनके बीच का जो डिस्टेंस अगर डी हो और वो किसी फ्री स्पेस में रखे हुए हों तो उनके कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी।
ये होती है। अगर उनके बीच में टी मोटाई का अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ला के रख दिया जाए टी मोटाई का, तो उसके बाद क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस में टी बाई के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। ओके, अब हमने क्या किया कि हमको ये पता था कि जो हमारा मेटल होता है, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, और कॉपर एक मेटल है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा क्यों मेटल है क्यों नहीं मेटल है, वो सब आपकी केमिस्ट्री की बातें हैं, वो सब आप जानते ही होंगे। तो कॉपर हमारा मेटल है, तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। तो हमने क्या रख दिया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस डी टी अपॉन इनफाइनाइट। तो हमको फाइनली मिला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस जीरो, फाइनली एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। मैंने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दिया, हमको मिला C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू डी इस माइनस टी अपॉन डी। डी की वैल्यू हमारी 6 mm थी और टी की वैल्यू हमारी 3 mm थी, तो हमको मिल गया 15 माइक्रोफैरड अपॉन C2 इज इक्वल टू 6 mm माइनस 3 mm अपॉन में 6। तो हमको मिला 1/2 और मल्टीप्लाई कर दिया, हमको मिल गया C2 की वैल्यू जो कि है 30 माइक्रोफैरड 30 माइक्रोफैरड। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही जा रहा है दोस्तों, 30 माइक्रोफैरड। दिख तो गया सर हमारा कौन सा सही है, आपका सही है बी ऑप्शन 30 माइक्रोफैरड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपका प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन क्या है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा था कि हमारा कोई एक चार्ज पार्टिकल स्मॉल m है, बैठा हुआ है आराम से, कोई दूसरा उठा के उसको जगाने के लिए एक चार्ज उठाया उसी के मास के बराबर और उसको कहा ऐसे उसकी तरफ फेंक दिया और भाग गया। वो कह रहा है कि अब देखते हैं ये चार्ज इसके कितने नजदीक तक जाता है, इसके ऊपर लगता है कि नहीं लगता है। अब आप एक हमको बात बताओ, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, क्वेश्चन का मैं फील आपको बता दिया हूं कि क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। देखो, अगर हमारा कोई एक मास m है, मतलब हमारा चार्ज q है जो इसका मास स्मॉल m है, आराम से बैठा हुआ है, एक चार्ज आया धन से इसे मार के गया एकदम। उसके बाद क्या हुआ देखो, अब मान लो कि एक हम लोग चार्ज लिए इसे q और इसको जब इधर की तरफ इसे फेंकेंगे तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कुछ रही होगी, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, उठा के इसे फेंक दिए। इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ये भी एकदम नंबर 1 वाला चालाक लड़का था। जैसे इसने देखा कि हमारी तरफ पेन आ रहा है, हमारे जो दोस्त हैं जो भी एक बैक बेंचर नंबर 1 वाला है, उसने हमको पेन मार दिया है और मुंह उधर कर लिया है, वो भी भाग गया उधर। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि चार्ज भाग रहा है पीछे। देखो, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो हमारा ये चार्ज है वो भी प्लस क्यू है और जो हमारा ये चार्ज है वो भी प्लस क्यू है। जब इसको इधर फेंका गया तो दोनों में हो गया रिपल्सन, दोनों में क्या हो गया, रिपल्सन। मैं तुमको नहीं पसंद करता हूं और तुम मुझे नहीं पसंद करते हो, तो उसके बाद क्या हुआ, ये दूसरे को रिपल करेंगे। वो कहेगा चल तुम जाओ दूर हटो, ये कहेगा तुम भी दूर हटो। तो अब होगा क्या, इसकी वेलोसिटी तो 0 है ही भैया, लेकिन इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v थी। अब इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्यों, इसको धक्का दे रहा है, भाग 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 भगा रहा है इसको, लेकिन ये क्या कर रहा है, 0 से इसको उधर भगाएगा। अब ये दौड़ने लगा इससे से, तो इसकी वेलोसिटी कुछ इंक्रीज हो जाएगी। फील आया आपने, चलो तो ये हुआ इसका मैटर। अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं। अब एक बात बताओ, स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो कहता है कि हमारा जो P इनिशियल होगा वो P फाइनल के बराबर होगा। मतलब जो हमारा प्रारंभिक संवेग होगा वो अंतिम संवेग के बराबर होगा। यही हमारा कंजर्वेशन लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन और इसका मोमेंटम है, ठीक है, कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी प्रोड्यूस। तो इस प्रकार से हमने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो कि पी आई इक्वल टू पी एफ है, आई इनिशियल एफ फाइनल, तो एक बात बताओ, पी इनिशियल कितना होगा। हमने कहा ऐसा बात है सर, देखिए हमने कहा कि m1 b1 प्लस m2 b2, ऐसे तो हम लोग लिखते हैं m1 b1 करके। बताओ, अब हमने कहा उसके बाद क्या हो गया, m3 b3, चलो मान लिए अभी 4 पार्टिकल नहीं है, डरिए मत, बताता हूँ रुकिए। अब सुनो, m1 हमारा कितना था, एक जो पार्टिकल मूव कर रहा है, फेंका गया ऐसे उठा के, उसका मास भी m था, मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी v थी, अच्छा, प्लस दूसरे वाले का भी मास m था बट उसकी वेलोसिटी 0 थी। मैं इसलिए लिखा हूँ, फील आना चाहिए, ऐसा डायरेक्ट यहाँ पे अगर मैं कर दूंगा तो क्या फायदा हुआ मेरे यहाँ पे इस लेक्चर सीरीज का। यहाँ पे लेक्चर सीरीज का मतलब ही यही है, मोटो ही यही है, टारगेट ही यही है कि आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दिया जाए और आपको इससे फायदा हो। और आई होप आई थिंक कि आपको बिल्कुल फायदा होगा अगर आप मन लगा के इसको देख रहे होंगे तो। अब भैया देखो, m3 m4 हम क्यों लिखे, m3 m4 थोड़ी है, अरे वही मास तो है,
मास तो हमारे पास वही है, हमने मान लिया m। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट सुनो, जिस समय वो एक दूसरे के सबसे क्लोजेस्ट आ जाएंगे वो उन दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। तभी जब तक उन दोनों की वेलोसिटी इक्वल नहीं होगी तब तक वो एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे उनकी नज़दीक कैपेसिटी क्या होगा, जैसे नीचे आएगा एक आवेश चार्ज हमारा बैठा था, दूसरा चार्ज उसके पास में आया, जैसे ही वो उसके पास में आएगा ये कहा भैया धक्का दे रहा है, चलो हटो चलो हटो, मार्केट खाली करो, ये कह रहा हाँ रुक मैं जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, तुमको भी वापस जाना पड़ेगा। तो एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? ये दूसरे पे फोर्स, तो ये भी इस पर उतना ही फोर्स, मैग्नीट्यूड में इक्वल, चार्ज में इक्वल, तो ये भी उतना फोर्स, ये भी इतना फोर्स। आज जब दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो वेलोसिटी इक्वल होगी। भाई हम तुम्हारे पे 20 न्यूटन लगाएगा तो बोला हम तुम्हारे पे 20 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन लगा देगा तो तुम दोनों मिस हो जाओगे। तो उसने कहा भैया ऐसा करते हैं, संधि कर लेते हैं हम लोग आपस में, 15 तुम भी लगा लेना, 15 हम भी लगाएंगे, दोनों आपस में मिल बांट के बहुत ही कम दूरी पे रहेंगे, ज़्यादा दूर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग भाई भाई, हम लोग का चेहरा भी मैच कर रहा है, हम लोग का मास भी मैच कर रहा है, हम लोग का चार्ज भी मैच कर रहा है, अब इससे ज़्यादा हमको चाहिए क्या? तो मतलब वेलोसिटी हो गई सेम, और मान लेते हैं दोनों की वेलोसिटी है u। क्या है? u। तो इसका भी हो गया mu और इसका भी होगा mu। अब देखो हमको मिला mb इज इक्वल टू 2mu, और हमारा m से m कट्टी कुट्टा, और b इज इक्वल टू हो गया 2u, b इज इक्वल टू 2u हो गया। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू v/2। देखते हैं किसका यूज होगा। बस इक्वेशन हमारे पास पड़ा रहना चाहिए, हमारे पास सब कुछ रहना चाहिए। हमारे पास जब ढेर सारे इक्वेशन रहेंगे तो उन्हीं इक्वेशन की सहायता से तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक बात बताओ हमको, उसके पास में जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था उसके पास में हाफ mv स्क्वायर था कि नहीं? अरे भैया वो तो b वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो उसके पास में क्या रहा होगा? हाफ mv स्क्वायर। ये तो इसके पास में एनर्जी थी, ये तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। अगर सुनो, अब बताओ अगर ये हाफ एम स्क्वायर था, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर। ना 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 ना, ये सब क्या लिख दिए सर आप, मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अच्छा अब सुनो भाई, सुनो, अगर मोमेंटम कंजर्व है तो क्या हमारा एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा? ऑफ कोर्स हमारी एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। मतलब क्या है, जो हमारे पास पहले एनर्जी थी बराबर के दूसरे जो अंत में लास्ट में हमारे पास एनर्जी आई, दोनों एनर्जी बराबर होगी। तो हमारे पास स्टार्टिंग में एनर्जी कितनी थी? स्टार्टिंग में हम बहुत गरीब थे, एक बैठा था शांति से, बहुत ही आलसी आदमी था, दो भाई थे, एक काम करता था और एक बिल्कुल भी काम नहीं करता था। तब देखो वो भाई कौन था? इसकी वेलोसिटी 0 थी, मुंह लटकाए हमेशा दिन भर बैठा रहता था। उसके बाद मूव कौन कर रहा था? ये। तो ये इसके पास टोटल एनर्जी अगर इसका जोड़ो तो हाफ एम बी स्क्वायर केवल आएगा। अब ये बताओ, मतलब इसके पास जो एनर्जी थी वही टोटल एनर्जी थी, वही हमारी इनिशियल एनर्जी थी, वही हमारी प्रारंभिक एनर्जी थी, प्रारंभिक ऊर्जा थी। ये तो गधा टाइप का था, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा था, आराम से बैठा था। ये तो कुछ आया, इसको इंड्यूस किया, पोलराइज किया, अरे भाई तुम भी कुछ काम कर लिया करो, दोनों लोग मिल बांट के काम करेंगे, ज्यादा रुपए कमाएंगे, इस प्रकार से उसको पोलराइज किया। तब दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। तो ये रही हमारी इनिशियल एनर्जी, प्रारंभिक ऊर्जा, और ये हमारी लास्ट वाली। तो सर ये कहा गया, ये सब क्या है? अब सुनो, मैंने कहा u सबके लिए बराबर होगा और मास भी सेम है, तो दोनों लोग मूव कर रहे होंगे एक दूसरे पे, दोनों लोग एक दूसरे से फोर्स लगा रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, लेकिन वर्क काम दोनों कर रहे हैं, दोनों भाई काम कर रहे हैं। तो हाफ mu स्क्वायर। लास्ट में वेलोसिटी दोनों की इक्वल हो गई, भाई बता तो रहा हूं। उसके बाद मान लेते हैं कि बीच का डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस r है। एक बात बताओ, अगर चार्ज है, मूव कर रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी, चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होती है आपको पता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। यही तो लगाया हूं यहाँ पे। क्या यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस लगाया? नहीं, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया। यहाँ पे मैंने लगाया Q1 Q2 अपॉन R, और R ही हमारा सबसे क्लोजेस्ट वाला है। अब समझ में आया सर? अब समझ में आ गया। अब क्या करना है? अब तो सारा सवाल वही मैटर। तो हमने यहाँ पे लिख लिया हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम, यहाँ से लिख लो b/2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से हाफ एम b/2 का स्क्वायर प्लस
1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय आर। समझ में आ गई बात, मजा आ गया, फील आ गया एकदम। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हाफ एम, और देखो यू हमारा b/2 था, अब ये क्या हो गया हमारा, ये देखो ये हो गया हमारा 1/8 एम बी स्क्वायर प्लस में 1/8 एम बी स्क्वायर प्लस में, डायरेक्ट इसको छाप दो, क्या बार बार लिखना, टाइम वेस्ट होना, बहुत बढ़िया, ये तो बात है सही है सर आपकी। 1/2 दोनों तरफ से उड़ाओगे, नहीं हम नहीं उड़ाएगा, तो चलो कुछ भी कर लो, अब तो सॉल्व करने का ऊपर दो, ये क्या हो जाएगा, दोनों क्वांटिटी सेम है, 2/8 कट जाएगा 1/4, तो 1/4 एम बी स्क्वायर प्लस में डैश डैश, इसको उतारना है यहाँ पर। उसके बाद में इसको इधर लेकर आओगे तो 1/2 माइनस 1/4, आपको एलसीएम 4 हो जाएगा, और 2 2 जा -1, आप सॉल्व करना, आपको मिलेगा फिर से 1/4 एम बी स्क्वायर। क्या आपको पता है बात, अच्छा लगा आपको ये सुनकर, हाफ एम बी स्क्वायर। अब लिख लो भैया, कितनी बार उसको छोड़ते जाओगे, वो भी तो बेचारा आदमी है, इधर देखो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई कैपिटल आर। निकालना क्या है आपको, यही तो कैपिटल आर निकालना है। इनको उठाओ, इनको यहाँ से विदा करो और उसको ले जाके उधर रखो, और देखते हैं हमको क्या मिलेगा फाइनली हमको मिलेगा। देखो ऐसा करो, कट मत करना, क्योंकि ऑप्शन में हमको ऐसे करके दिया है, तो यहाँ से आर को दोनों साइड से हम लोग आर से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ से आर कैंसिल, आर हमारा पहुँच गया इधर, आर हमारा पहुँच गया इधर। इसको तो भैया ज्यों का त्यों रखना है हमको, इसमें तो हमको कुछ चेंजिंग नहीं करनी। क्यू स्क्वायर तो हमारा कहीं जाने वाला नहीं, चाहे जो हो जाए, कि जाएगा, ये इधर आएगा पूरी क्वांटिटी, ऐसे सोचो, ये पूरी क्वांटिटी इधर, ये पूरी क्वांटिटी इधर, और उसके बाद करोगे तो इतना अब 4 भी उधर चला जाएगा, 4 क्यू स्क्वायर। उसके बाद में एम बी स्क्वायर सीधा नीचे पहुंच गया, तो हमको मिल गया एम बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन लगा हमको देख के। अब आपको आया होगा फील कि इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से इतना अच्छी तरीके से निकाला गया, एकदम इजीएस्ट मेथड, फुल कॉन्सेप्ट, फुल थ्योरी, फुल बैकग्राउंड, इसलिए जो नहीं पढ़ा है उसको भी पूरा समझ में आया होगा। तो हम लोग देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही था। सर आपने जो सुधार किया था शायद वही है क्या, देखो क्या आपको ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या आपको ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, देख लेते हैं फिर से एक बार, वही सही है ना, 4 स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर। क्या आपको हमारी बात पूरी समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार तड़कता भड़कता क्वेश्चन, आपकी आंखों के सामने कैपेसिटर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भैया जी हमारे पास पॉइंट है ए डी बी, तो क्या कह रहा है, इस पॉइंट पे हमारा कितना पोटेंशियल होगा, पॉइंट डी पे हमारा पोटेंशियल कितना होगा, पॉइंट डी पर पोटेंशियल कितना होगा। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, चलो निकाल लेते हैं कि कितना होगा। चलिए देखिए क्या बनाया है, यहाँ से बनाया C1, यहाँ से बनाया ऐसे 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 करके। इसके बाद फिर से देख लेते हैं एक बात, फिगर ए और बी लास्ट में रख दिया। चलिए इसने क्या किया, यहाँ पे ए रख दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, बी कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, C2 कर दिया, यहाँ पे इसने C1 कर दिया, यहाँ पे इसने पॉइंट डी को रख दिया, बता दिया कि पूछ दिया पॉइंट डी पर हमको बताओ कितना होगा, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो इसने हमने कहा कि भैया मान लेते हैं V है, मान लेते हैं B है, और A पर हमारा V1 है और B पर हमारा V2 है। कितना है, B1 है B2 है, B1 है और B2 है, C1 है तो B1 है, B1 है तो C1 है, और अगर ये सब है तो B है। अब एक बात बताओ यार हमको, एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस छोड़ो, हिंदी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट सिंबल लिखते हैं। VAD कितना होगा, कोई हमको बताएगा कि VAD कितना होगा। ऑफ कोर्स वही होगा बच्चों, B1 माइनस B होगा। अच्छा सर DB कितना होगा, अरे भैया BDB जी कोस्टू हो जाएगा V माइनस B2। ये हमारा हुआ A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इतना है, और D और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इतना है। मान लेते, अब सुनो, मान लेते हैं कि इसके पास चार्ज Q1 है और मान लेते हैं चार्ज इसके पास Q2 है। अब बताओ हमको Q1 कितना हो जाएगा, Qg कोस्टू क्या होता है, बताओ बताओ, Qg कोस्टू क्या होता है, Cg कोस्टू Q बाई बी, Qg कोस्टू Cb होता है। सो Q1 Ag कोस्टू C1 B, C1 B, कौन सा B, अरे AD वाला, AD वाला। इसके बीच में पहले चार्ज निकालोगे, फिर इसके बीच में चार्ज निकालोगे। अच्छा अब हमने क्या कर दिया, Q1 इज इक्वल टू C1 को ऐसे रख दिया और BAD को हमने लिख दिया B1 माइनस में B। अच्छा तो हमको मिल गया कुछ। अच्छा फिर से देखो Q2 निकाल लो, मान लेते हैं Q2 इधर का है, C2 ये हमारा को B D
बी, तो यहाँ से हमको मिला C2, बी डी भी हमको मिला B माइनस B2, और हमको मिला ये Q2। एक बात बताओ, यहाँ पे हम एक बात लाइन लिखते हैं, क्या आप उस लाइन के पक्ष में है? कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो यही लाइन जिसने जाना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। Q1 इज इक्वल टू Q2, Q1 इज इक्वल टू Q2, Q1 इज इक्वल टू Q2। कैपेसिटर के केस में अगर दोनों कैपेसिटर सीरीज में है तो सारे का क्या इक्वल होता है? चार्ज इक्वल होता है। और अगर हमारा पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसी का यूज कर लो। Q1 इज इक्वल टू ये मिला है सर, और Q2 इज इक्वल टू हमको तो ये मिला है सर, तो हम तो यूज करेगा, क्या करेगा यूज? C1 B1 माइनस में V इज इक्वल टू C2 V माइनस B2। यहाँ से हमको मिला C1 B1 माइनस में C1 B इज इक्वल टू C2 B माइनस C2 V2। यहाँ से हमको क्या मिला? इसको इधर लेकर चले आओ तो हमको मिला C2 B प्लस में C1 B इज इक्वल टू C1 B1 प्लस में C2 V2, और यहाँ से हमको B कॉमन कर लें और B इक्वल टू ट्रांसफर कर दें तो C1 B1 प्लस में C2 V2 और अपान में C1 प्लस C2। बताइए, इतना हमको मिला पॉइंट डी पर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आपको समझ में आया? एकदम इजी था, बस इसमें समझने वाली बात तो थी Q1 इज इक्वल टू Q2। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सबसे उपयुक्त बैठेगा। कंप्यूटर मास्टर लॉक करिए ऑप्शन बी आपका सही है, और आपको मिलेगा BHU घूमने का मौका अगर आपने ऑप्शन नंबर बी टिक किया होगा तो। आइए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार है और उसमें दिमाग नहीं काम कर रहा है कि सर हम उसमें क्या करें। उसमें कह रहा है कि भैया बी पे हमारा एक ट्रू बॉल है जो एंगल बना के लटका है किसी एक थिन प्लेट से टाइप का ऐसे कुछ बना हुआ है, चार्ज कंडक्टिंग शीट है, उसी से ऐसे एंगल बना के लटका हुआ है, ऐसे करके लटका हुआ है। कह रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है इस शीट का, सिग्मा की बातें बहुत हो चुकी हैं, हम नहीं बताऊंगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ द शीट इज प्रोपोर्शनल टू, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ खत्म करें, बात ही नहीं समझ में आती। अब हम बताएंगे आपको, तब आएगी बात समझ में। ये हमारा प्यारा सा छोटू सा नन्नू सा, ये हमारा बॉल बी पॉइंट पे। अच्छा तो हम चलते हैं। अब तो हमारा ये थीटा है। अच्छा ये अगर हमारा थीटा है, एक बार बताओ अगर हम लोग ऐसे ड्रा करें टेक 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 टेक, ये कितना होगा? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, थीटा होगा। इतना तो मैथ आपको आता ही होगा। थीटा होगा, इतना तो मैथ आपको आता ही होगा। दो समानांतर रेखाओं के बीच का एंगल है, देख लो भैया, करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये हमारा बॉल ऐसे रखा हुआ है, अगर इस पे ऐसे रखा हुआ है तो एक काम इस पे हो रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा ऊपर की तरफ। आपने फ्रिक्शन नंबर नामक चैप्टर पढ़ा है क्या? वहां से कोरिलेट कर, टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। अरे खींचा हूं पकड़ के तभी रुका हुआ है, नीचे की तरफ लगता तो टूट कर गिर जाता ऊपर की तरफ। कुछ लोग कहेंगे हम नीचे बनाएगा तो आके इसे नीचे गिर जाएगा, इसलिए आप तुम नीचे नहीं बनाएगा। अब देखो टी हो गया, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? आय हाय हाय, टी कॉस थीटा होगा। क्या होगा? टी कॉस थीटा होगा। तो इधर वाला क्या होगा? अरे mg होगा। बहुत ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया अपने फ्रिक्शन में, mg होगा। अपने भार के बराबर दाब लगाएगा, नीचे प्रेशर करेगा अपने वेट के बराबर। इधर क्या होगा? टी साइन थीटा होगा। इधर क्या होगा जरा बताओ, एक बात बताओ हमको। ये हमारा बी यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारा इधर है, तो चार्ज हमारा चूंकि पॉजिटिव निगेटिव लिखा नहीं, हम लोग पॉजिटिव सपोज मान के करेंगे कि पॉजिटिव ही हमारा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसे होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और ये हमने कहा कि पॉजिटिव है, तो भैया इसका मतलब F इज इक्वल टू क्यू ई इधर लगेगा। F इज इक्वल टू क्यू ई पॉजिटिव के लिए उसी डायरेक्शन में जिधर हमारा वैद्युत क्षेत्र का दिशा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा लगता है। अब क्या, अब कुछ रह गया बाकी? सब तो हमने आपको निकाल के रख दिया है। टी कॉस थीटा mg इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दो, टी साइन थीटा और अपॉन में टी कॉस थीटा और इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी। कटी कुटा। यहाँ से हमको मिला टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू
ये मेटल है, ये अगर मेटल है तो अभी आपको मैंने कराया था कि E इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या मैंने आपको बताया था? फार्मूला गलत है, फार्मूला गलत है क्या? अब देखो, फार्मूला अगर गलत है तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूं, पहले ही क्वेश्चन में इस टाइप का मैंने क्वेश्चंस कराया था कि नहीं बताओ। ए इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख लो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे भैया इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फील दिला रहा हूं, गलत मत लिखना कभी। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो हमने लिखा, हमने क्या लिखा, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट वो फाई था, वो गलत मत लिखना, मैं आपको बता रहा था बस। तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की मैंने एंट्री करा दी है, बस यहीं से तुमको काम मिल गया। ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, तो सिग्मा अपॉन एम एज एप्सिलॉन नॉट। एक बात बताओ सर, सिग्मा को इधर लेकर आओ, क्यू सिग्मा जी इक्वल टू एम जी एप्सिलॉन नॉट टेन थीटा। एक काम करो और आप लोग एक स्टेप जाओ, सिग्मा जी इक्वल टू एम जी एप्सिलॉन नॉट टेन थीटा, और यहाँ से आपको मिला अपॉन में क्यू, एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, बचा क्या हमारा थीटा। भैया थीटा अगर वेरी करेगा ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए हमारा फाइनली मिला सिग्मा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेन थीटा की। क्या आपको बात समझ में आई, मजा आ गया, क्वेश्चन का फील आ गया? तो देखते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही था। यस, ऑप्शन वही सही है जो आप लोग सोच रहे हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, टेन थीटा। हमारा ऑप्शन क्या सही है, हमारा ऑप्शन सही है टेन थीटा। क्या आपको पूरी बात समझ में आई? तो मैंने इस सेशन के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से आपको इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर के बेस्ट क्वेश्चंस देने की कोशिश की है। ये सभी क्वेश्चंस बीएचयू प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए नो डाउट कि ये स्टैंडर्ड हैं, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कि आने की संभावनाएं हैं। आपके दिमाग में बस ये रहना चाहिए कि यही क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा, और इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना है। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए नए फार्मूलों के साथ। आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।